नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में बात करेंगे उस खास खबर की जिसमें पूरे मुल्क की निगाहें टिकी हुई थी। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में क्या होगा, लगातार इस पे सब लोग निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन हुआ वही जिसमें दो में से एक होना था, यानी कि येदियुरप्पा पास होंगे या फेल होंगे। येदियुरप्पा ना पास हुए ना फेल हुए। यूं तो देखें तो फेल जरूर हुए, लेकिन कह सकते हैं कि हमने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है। जब हमें लगा कि हम हमारी नैतिकता नहीं छोड़ सकते तो हमने इस्तीफा दिया है। खैर जो भी है, हम पूरे घटनाक्रम कहां नैतिकता रही, नैतिकता क्यों याद आई, तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे और हम बात करेंगे इस मुद्दे पर। हमारे साथ राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष राम नारायण जी हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब हमारे साथ हैं और भाजपा नेता पंकज जोशी साहब हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। राम नारायण जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा कि पूरा घटनाक्रम जो कुछ हुआ है, देखा गया है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये विशेष बात नहीं है। इसे साबित हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता की लोलुपता उसमें है और संस्कार के शब्द अब उसकी डिक्शनरी से खत्म हो चुका है जब तक सत्ता नहीं मिली थी। तो भारतीय जनता पार्टी का मेन मकसद है सत्ता प्राप्त करो, पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास करो और गरीब के पक्ष में काम करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि गरीब जितना कमजोर होगा उतना हमारी तरफ देखेगा। यही कारण है किसान आत्महत्या कर रहा है। तो कर्नाटक में वो स्थिति उन्होंने पैदा कर दी जब इनके पास था नहीं बहुमत। 1/3 के बिना कोई पार्टी टूट नहीं सकती। किसी को पैसे का जो खेल हुआ, और फिर सबसे बड़ी बात इसमें राज्यपाल का जो रोल था, ये जिस तरह से संस्कारित नाम लेकर के जिस विचारधारा के लोगों को बिठा रहे हैं वो ईमानदार नहीं है अपने आप में, संविधान के खिलाफ, भावना के खिलाफ काम करने वाले हैं। ये इसमें साबित हो चुका है। इसलिए भारत में जो परिस्थितियां बनती जा रही है, माफ करना, पिछले 3-4 साल से, वो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। करते क्या है, जिनके खिलाफ बोलते हैं, जैसे कश्मीर में टीडीपी के पक्ष में बातें करते हैं, वहां आज भी 4 जवान मारे गए हैं, रोजाना मारे। लेकिन यह एक बात मैं रामनारायण जी आपसे जानना चाहूंगा। आपने कहा कि 3-4 साल से नैतिकता का पतन हुआ है, राजनीतिक मूल्यों का विनाश हो रहा है। मैं यह बीजेपी ने कुछ अलग किया है? गवर्नर्स की भूमिका तो इसी तरह की पहले भी रही है, आपके वक्त भी हालात ऐसे रहे। बीजेपी ने आज फॉलो किया उनको। आज कांग्रेस को कर्नाटक की स्थिति पर बड़ा अटपटा लग रहा था, अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, लेकिन जब से परंपराएं तोड़ी जा रही थी तो उस वक्त ध्यान नहीं दिया कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आज बीजेपी 2 कदम आगे बढ़ के उसको चला रही है उसी तरह से। नहीं, देखिए, ये 356 वाली बात यहाँ मुद्दा नहीं है, वो स्थिति अलग है। वो सबसे पहले जनता पार्टी ने स्टार्ट किया था, जो पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल था। तो ये 77 में किया था, उसके पहले नहीं हुआ। ये कांग्रेस ने नहीं चालू किया था, उन्होंने किया था। उसके बाद में जब बाबरी मस्जिद को गिराने का बात आई, उस समय जरूर उसको फॉलो कांग्रेस ने किया। पहले संविधान को तोड़ने की 356 का उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने, जो उसकी पार्टी जनता पार्टी, उन्होंने किया था। आज ध्यान लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सोचा कि कोई सरकार बना लेगा, इसलिए सत्ता लोलुपता का चेहरा जो है वो साफ जाहिर हो चुका है। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग शासन में आते जा रहे हैं, धर्म के नाम पे आते जा रहे हैं। और आज जो भ्रष्टाचार लग रहा है, जो भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, एक में प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं। यहाँ भी खरीद फरोख्त का मामला था। खरीद फरोख्त में इन्होंने विश्वास किया, क्योंकि पैसे वाली पार्टी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी सारे पूंजीपति उनके पास है, गरीब उनकी तरफ देख मार कर रहा है। चलिए, वीरेंद्र शर्मा जी, भाजपा नेता पंकज जोशी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। वीरेंद्र शर्मा भाजपा से इस वक्त पैनल में हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे मैं जानना चाहूंगा, वीरेंद्र, क्या इस तरह की उम्मीदें थी भाजपा को कि ऐसा कुछ होगा? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कर्नाटक की जनता एक किसान नेता की शहादत देख रही है। और जिस प्रकार से 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी एक वोट के कारण, जिस प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी की हार हुई थी, ठीक उसी प्रकार। कैसे जोड़ रहा? अटल बिहारी वाजपेयी ने तो बाकायदा बहुमत के लिए
स्पीच तो दी, उसके साथ में बाकायदा वोटिंग कराई थी उन्होंने, तो येदियुरप्पा तो वोटिंग से पहले ही बोल्ड हो गए। आप कैसे अटल बिहारी वाजपेयी के साथ आप इसे बोल्ड कैसे मानेंगे? कर्नाटक की जनता ने जो जनादेश दिया उसका सम्मान येदियुरप्पा जी ने किया है। बताइए 2 बजे तक आपकी पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री दावे कर रहे हैं, ताल ठोक के कह रहे हैं कि 110 का आंकड़ा हमारे पास में है। येदियुरप्पा किस बात का इस्तीफा दे रहे हैं फिर उसके बाद? येदियुरप्पा जी को लगा उन्होंने हालात बदल गए। ऐसा कुछ नहीं है, येदियुरप्पा जी को लगा उन्होंने सम्मान किया है, और मैं तो यही मानता हूं कि कर्नाटक की जनता का जो जनादेश था उसको स्वीकार करते हुए उन्होंने अपना बहुमत साबित करने की कोशिश की, और कर्नाटक की जनता भी चाहती थी कि येदियुरप्पा जी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। लेकिन कुछ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एक प्रकार से जनता का अपमान करके, जनता ने उन्होंने हराया, उसका अपमान करके उन्होंने और इस प्रकार का अपमान बीजेपी को आप ही नहीं करे, पूरे देश भर में बीजेपी के नेताओं को इस वक्त अपमान याद आ रहा है। अपमान कैसे कर सकते? इसे अपमान कैसे लग रहा है आपको? अपमान ऐसे लग रहा है कि आप देखिए कि जो पार्टी केवल 37 सीट लेके आई है, जो पार्टी जिसका मुख्यमंत्री था वह स्वयं चुनाव हार चुका है और वह विधानसभा चुनाव हार चुके, वो मुख्यमंत्री बनाने की बात करें, वो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। ये लोकतंत्र का अपमान नहीं है तो और क्या है? मुख्यमंत्री का कैंडिडेट अगर चुनाव हार जाता है तो लोकतंत्र का अपमान माना जाना चाहिए। हिमाचल में क्या हुआ था? जम्मू कश्मीर में आप लोगों ने अलायंस किया। हिमाचल में मुख्यमंत्री नहीं थे, हिमाचल में वो मुख्यमंत्री नहीं थे। यहाँ पे सिद्धारमैया जी स्वयं मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 2 सीटों चुनाव लड़ा, वो हारे हैं। और कांग्रेस का किस प्रकार से वहां पे सफाया हुआ कर्नाटक में, ये आपने देखा है। जदयू की 37 सीटें वो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। राहत है कि वहां सफाया हुआ कांग्रेस का, जेडीएस का, आप इसी से खुश हैं? बिल्कुल, मैं ही नहीं पूरी देश की जनता खुश है कांग्रेस मुक्त भारत देश। जब मालूम था कि येदियुरप्पा की दुकान में सामान नहीं है तो क्या एक खरीद के लिए फिर सारा सिस्टम संजोया गया था? आप शब्दों का सही प्रयोग कीजिए। येदियुरप्पा जी की दुकान में कितना सामान है वहां की जनता ने ये दिखा दिया है। ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं कितना सामान है। 104 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की सबसे बड़ी पार्टी है। वोट मिला है कांग्रेस को, मालूम है आपको इस बात? और आपको ये मालूम है कितनी सीटें मिली भारतीय जनता पार्टी को? 36% मिला है। जब गत चुनाव से कितना परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है आपको ये पता है? वीरेंद्र शर्मा साहब, जब बहुमत का आंकड़े के लिए 113 सीट चाहिए होती थी, 4 सीटें, अगर 3 बीएसपी और निर्दलीय मिला के भी 107 होती हैं, कहां से लेके आते हैं बाकी सीटें? कहां से लेके आते? देखिए ये आपके सोचने का विषय नहीं है, ये वहां के संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार वहां के गवर्नर ने जो सोचा, राज्य को स्थायी सरकार देने के लिए, वहां के राज्यपाल ने जो निर्णय किया है उसको सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। हमने कोशिश की बहुमत साबित करने की, नहीं हो पाया कोई। जब भी तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के आदेश को बदला, आप उसका स्वागत करेंगे कि नहीं करेंगे? सुप्रीम कोर्ट का भी क्या उसमें भी यही देखेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने सदैव संवैधानिक व्यवस्थाओं का और न्यायपालिका का सम्मान किया है, और उसी संवैधानिक व्यवस्था का सम्मान करते हुए हम फ्लोर टेस्ट पे गए। वीरेंद्र शर्मा साहब, मुझे तो ये बता दीजिए कि गवर्नर ने 14 दिन का समय मुकर्रर किया था येदियुरप्पा को शक्ति प्रदर्शन के लिए जी। 24 घंटे का कर दिया उसमें कि शाम 4 बजे तक आप अपना बहुमत साबित करिए। सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करेंगे कि नहीं करेंगे? इसमें भी कह देंगे किया है ना, हमने सुप्रीम कोर्ट का स्वागत किया है, क्यों नहीं किया है? तो हमने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार वहां पे बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट पे गए, से इस्तीफा देना पड़ा। हमारे पास नहीं था बहुमत, हमने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, इसमें गलत क्या किया आप ये बताइए? ये गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं किया आपने, बहुत सही किया, लेकिन बहुत लेट समझ में बैठी है येदियुरप्पा के बीजेपी के कि हमें इस्तीफा दे देना चाहिए। ये शायद मुझे लगता है कि पहले सारी कवायद की जा सकती थी। मुझे लगता है कि उस वक्त बड़प्पन होता, शायद छोड़ते इस बात को कि हमारे पास में बहुमत नहीं, हम बना नहीं सकते, क्योंकि यह रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक है, हॉर्स ट्रेडिंग के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगर भारतीय जनता पार्टी को हॉर्स ट्रेडिंग करनी होती तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक में होती। भारतीय जनता पार्टी ने हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की, हॉर्स ट्रेडिंग का कार्य कांग्रेस कर रही है, जो 78 सीटें आने के बाद सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता था। बहुत खुशी जाहिर की जा रही है कि येदियुरप्पा ने सारी नैतिकता को आधार बना करके इस्तीफा दिया है। देखिए, इसके बारे में हमें चर्चा का दायरा रखना पड़ेगा। पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन साफ है, बहुमत होना चाहिए। दूसरी बात, उसे स्वीकार किया गया। तीसरी बात, गवर्नर मुख्य आता है। गवर्नर का चेहरा बेनकाब हुआ है, गवर्नर पपेट साबित हुआ है। ये गवर्नर का नहीं था, उसको सारा देखना चाहिए था। बहुमत किसमें पार्टी का सवाल नहीं है। अब किसको ज्यादा मिले, ठीक है, कांग्रेस को ज्यादा मिले, बीजेपी को कम मिले, सीट ज्यादा है, वो बात नहीं है। लेकिन यहाँ तो बहुमत का आंकड़ा देखना चाहिए था, गवर्नर को संतुष्ट होना चाहिए था, इमीडिएट नहीं। तब तक
कार्यभार प्रधान मुख्यमंत्री काम करता है 2 दिन 3 दिन 4 दिन, लेकिन ये गवर्नर की इस तरह से एक्ट करेंगे तो ये देश के संविधान के साथ क्या होगा, आगे की बात अलग से है। अभी बात अटल जी की आई, अटल जी में नरेंद्र मोदी में बहुत अंतर है, ईमानदारी बेईमानी में अंतर है। अटल जी एक एक बात का जवाब दिया करते थे, भ्रष्टाचार का कोई जवाब ही नहीं आता, इसलिए मैं उसको नहीं जानना चाहूंगा। मैं तो एक बात अर्ज करना चाहूंगा, अलग क्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, क्या अलग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी का जवाब नहीं, राफेल का मामला इसका अटल जी का होता तो जवाब देते, कोई भी प्रधानमंत्री होता जवाब देते। क्या हो रहा है, ऐसी बहुत सी बातें उसको लंबी हो जाएगी। मैं इस पे ये कहना चाहूंगा, आपने बोला ना, आप बोला ना, जल्दबाजी क्यों करते हो? अपने देश में शासन है, आप तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर बदल सकते हो, 2 तारीख का ऑर्डर साफ है। आपने भी तो सुप्रीम कोर्ट के, आप भी तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अभियोग लेके आए हैं। जी आपको सुना इन्होंने सुना, आपको बीच में नहीं बोले, आप शांति से सुनिए और सुनने की मत रखिए, बोलेंगे आप जो बोलेंगे आपको जवाब देने का पूरा मौका दूंगा। गवर्नर ने जो किया ठीक नहीं था, फिर येदियुरप्पा जी ने जो स्वीकार किया वो ठीक नहीं था। दोनों के आज कुमार स्वामी के पास बहुमत है, ठीक है, पार्टी कौन सी है ये तो कुमार स्वामी के पिताजी भी पहले रह चुके हैं, अल्पमत में भी रह चुके हैं, चीज अलग है, देश का संविधान साफ है। इससे साबित होता है कि आज हम कुछ भी बताएं, मीडिया में कुछ भी बताएं, व्हाट्सएप में कुछ भी बताएं, सोशल मीडिया की कोई भी बात करें, लेकिन ये शुरुआती दौर ठीक नहीं हुआ। और हॉर्स ट्रेडिंग वाली बात है, ये खरीदने का बीजेपी जिससे प्रचार हम ले आएंगे, कहां से लाओगे? बिना पैसे के, बिना दबाव के, बिना आपकी सत्ता के उसके नहीं हो सकता था, वो गलत हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी जो संस्कृत बात करती है वो हॉर्स ट्रेडिंग में विश्वास करती है और दूसरी पार्टी से ज्यादा इस मामले में सर देती है। चलिए, सुमित्रा सिंह जी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ी हुई है। सुमित्रा सिंह जी, पूरे वाकये को, घटनाक्रम को किस नजरिए से देखती हैं आप? हमने इस पे एक दिन पहले भी खुल करके हर संभावनाओं पे बात की थी, जिसमें से एक संभावना ये भी थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट जिस तरह का आदेश देकर के और इतने बजे तक आपको बहुमत साबित करना है, अगर उसमें कहीं भी अगर बीजेपी की अपनी एक जिस तरह की उम्मीद है, अगर वो उम्मीदें कारगर नहीं होती हैं तो इस्तीफा देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है येदियुरप्पा के पास में। वो पहले एक स्पीच दे सकते हैं, नैतिकता की बातें कर सकते हैं और उसके बाद इस्तीफा दे सकते हैं। वो तस्वीर आज मुझे हकीकत में बदलती नजर आई। लेकिन अभी अगर हम बात करें इस्तीफे के बाद की जो स्थितियां बनी, वहां पे ऐसे हालात बने, क्या इसे रोका जा सकता था बीजेपी की तरफ से या बहुत जरूरी था? जैसे आप आए उससे पहले वीरेंद्र शर्मा कह रहे थे कि किसान पुत्र है और बहुत जरूरी था ये सब कुछ, क्योंकि लोकतंत्र का अपमान होता अगर बीजेपी दावा नहीं करती तो। जी, ऐसा है कि गवर्नर ने अपने विवेक से किया जो कुछ भी किया, उसे ठीक कहें गलत कहें अलग बात है, क्योंकि ऐसा वो देख चुके थे, गोवा में, मिजोरम में देख चुके थे, इसलिए कर दिया उन्होंने। लेकिन कुल मिलाकर के जो कुछ हुआ, मैं समझती हूँ बड़प्पन दिखाया येदियुरप्पा जी ने, शायद हाईकमान के कहने से ही किया होगा, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो कुल मिलाकर के बाद में ठीक हो गया। उसके लिए हमें बधाई देनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट। जो कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुआ, लोकतंत्र की जिसे कहना चाहिए जी एक जी लोकतंत्र में बहुत बड़ी जिसे कहना चाहिए ऐसी चीज हुई है कि जिसके लिए सब लोगों को ये मानना पड़ेगा इस बात के लिए कि न्यायपालिका अभी भी हमारी जो है वो बिल्कुल निष्पक्ष है और वो बिल्कुल सही काम कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए दोनों तीनों चीजें देखनी पड़ेंगी आपके। न्यायपालिका ने गवर्नर के उस आदेश को भी माना कि गवर्नर का अधिकार है, हाउस का अधिकार है कि प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया जाए। हालांकि इसमें भी बीजेपी ने रूल्स का वोलेशन किया, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोटेम स्पीकर यही रहेंगे, नहीं बदले जाएंगे। लेकिन इस दरमियान एक बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा, रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, लाइव करने की छूट दी जानी चाहिए। एक एक तस्वीर पूरा देश देख रहा था, वहां कुछ नहीं कर सकते, प्रोटेम स्पीकर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि यही प्रोटेम स्पीकर साहब, आपको ध्यान होगा कि 2008 में जब ये वाकया कुछ इस तरह का हुआ था, 16 सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के जरिए वापस बदला। तो मुझे लगता है कि ये जो सब चीजें, और फिर नैतिकता की बात बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए, और वक्त ऐसा है कि केवल बीजेपी की बात नहीं है, सरकार बनाने की लोलुपता, सत्ता की वो चासनी हमारी जुबान पे इस कदर नहीं चढ़नी चाहिए कि हम नियम कायदे साइड में कर दें। या गवर्नर की जो भूमिका, मैडम, उसके बारे में जानना चाहूंगा कि क्या गवर्नर की भूमिका पे सवाल उठ सकते हैं? उठ गया ना, सवाल तो उठ ही गया, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया तो देख चुके थे पहले भी कि कई स्टेट्स के अंदर है जहां
लार्जेस्ट सिंगल पार्टी थी, चाहे उसके पास बहुमत की संख्या न हो तो भी उससे कॉल किया गया था, उसी आधार पर उन्होंने भी कहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप आए उससे ठीक पहले मैंने रामनारायण मीना जी को यही कहा था कि नया कुछ नहीं है कर्नाटक में। जो चीजें पहले कांग्रेस कर चुकी है वही आज बीजेपी दोहरा रही है, लेकिन फर्क इतना है कि बीजेपी कभी विरोध क्या करती थी, उन चीजों का आज बीजेपी गले लगा रही है। बस मुझे लगता है कि यह बीजेपी की एक नैतिकता जिसकी बात की जाती थी हमेशा, अब वो भी साइड लाइन हो गई है। इससे साबित है कि कैसे भी हो, दागी हो चाहे बागी हो, सत्ता मिलनी चाहिए। येदियुरप्पा को लेकर के कुछ देर पहले बात चल रही थी कि करप्शन में डूबी हुई है कांग्रेस और जनता दल है। येदियुरप्पा जी के तो खुद का मामला यही था, रेड्डी ब्रदर्स जिन पे दाव खेला गया वो तो डूबे हुए थे, कितने हजार करोड़ के उसमें घोटाले में डूबे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने टिकट दिया। कोई हमारी मोरलेस अगर सारी पार्टियां होंगी तो मुझे लगता है क्या होगा इस देश का। हमें कहीं तो स्टैंड करना पड़ेगा। अब सत्ता के लिए इस तरह से कोई भी किसी भी हद तक जा सकता है, तो मुझे लगता है कि तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है, आप किसी का विरोध नहीं कर सकते। यहां एक बात और मैं जानना चाहूंगा रामनारायण जी आपसे कि नया हमारे नजरिए से कुछ भी नहीं है वहां पे, वो सब कुछ वह है जो पहले आप लोग कर चुके हैं। क्या अब लगता है कि इन सब चीजों को स्टॉप करना चाहिए? किसने किया किसने नहीं बात नहीं है, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन साफ है तो उन्होंने निम्नतम सबसे बड़ी पार्टी को दिया, लेकिन वो संतुष्ट होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए था उनको बताना चाहिए था कि मेरे पास ये है। वो गलत साबित होते, फ्लोर पे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ये नहीं बता पाए कि मेरे पास ये बहुमत है, इसके बाद भी उसको शपथ दिलाई गवर्नर का जिसका का चेहरा शादी। लेकिन यह एक छोटा सा सवाल है, एक चीज हुई है सुप्रीम कोर्ट। मीना साहब एक छोटा सा मैं कहना चाहूंगा, एक छोटी सी बात कहना, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा। मैं प्रोसीडिंग भी पढ़ रहा था, गवर्नर के राइट्स को भी मैंने पढ़ा। उसके अलावा इस तरह की त्रिशंकु सरकार जब बनी और ऐसे वाक्य बने हैं तो क्या हुआ, गवर्नर के सामने गवर्नर इस बात पे यकीन करता है कि मैं बहुमत साबित कर दूंगा। इसका अगर कोई दावा करता है उसके लिए टाइम मुकर्रर किया जाता है कि चलिए आप इतने दिन में आप बहुमत साबित कर दीजिए, किस आधार पे करेंगे। यहां अगर हम देखें तो गवर्नर ने गलत नहीं किया, उनका विशेष विवेक भी है और विशेष अधिकार भी है, लेकिन परिस्थितियां सारी जानने के बावजूद अगर सामने कोई इस बात की दावा करता है कि हमारे साथ क्लियर मेजोरिटी है, हम सरकार बना सकते हैं, उसमें गवर्नर को दूसरा रास्ता अपना सकते हैं। क्योंकि जब ये लग रहा है कि दो बड़े दल सामने हैं, उनके टूटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है, तो आप सरकार कैसे बनाएंगे? वहां विवेक की बात होती है। हालांकि यहां भी वज्जूवाला ने कोई नया काम नहीं किया। आपके वक्त भी जब सरकार केंद्र में आपकी थी तब भी कई गवर्नर्स ने इसी तरह के केस के, आज बीजेपी फिर उन पर ठप्पा लगा रही है। मैंने पहले भी कहा आपसे, एक अंतर सिर्फ इतना है कि बीजेपी जिन चीजों का विरोध करती आई है, बीजेपी उन सब चीजों को अडॉप्ट कर रही है। तो नया क्या किया है यहाँ पे भी करना चाहिए? नया क्या हुआ? यहाँ नया हुआ है, ये कदर करने में बीजेपी के अंतर है, ये साफ आ गया, सत्ता लोलुपता आ गई, वो बात में नहीं करता। यहाँ उसको इनवाइट करने के पहले कुमार स्वामी बहुमत की लिस्ट लेके गए थे, कांग्रेस लोगों थे, क्योंकि मान्यता प्राप्त पार्टी थी। इसके बारे में भी गवर्नर को सोचना चाहिए था, उन्होंने सोचा, और उन्होंने केवल दबाव में मानी है। और देखिए इस देश में जब से मोदी जी बने हैं तब से क्या हो रहा है, किसान के बारे में, सत्ता के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, और कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी वो भी उसी पार्टी के थे। अटल बिहारी का अनादर भी हो रहा है, इसलिए बहुत सी बातें हो रही है, ठीक नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ गवर्नर ने सबसे बड़ी मिस्टेक की है, जब दोनों चले गए थे उसको विचार करना चाहिए था, उसने विचार नहीं किया, वन साइड चले गए, ये गलत। जी, हम तो यही कह रहे हैं कि चलिए देर से सही नहीं होता है, चलिए तो देर से सही, चलिए देर से सही। अब सभी राजनीतिक दलों को कम से कम एक गाइडलाइन अब तो बना लीजिए कि इस मुल्क के अंदर ये नहीं कहा जाएगा कि त्रिशंकु सरकार दोबारा कभी नहीं, त्रिशंकु जो वहां का है परिणाम कभी नहीं आएंगे, कि आखिरी बार थे, ये आखिरी बात थे, ऐसा भी नहीं हो सकता। कम से कम अब तो आप लोग लाइन बनाइए। अभी तक तो वही गाइडलाइन चल रही है कि कांग्रेस ने जब ऐसा किया था तो बीजेपी ने भी वैसा कर डाला। इसमें बीजेपी का सिर्फ अंतर यह है कि जिसका विरोध बीजेपी हमेशा करती रही उसे उसको स्वीकार किया, बस अंतर यह है रामनारायण मीना साहब। बाकी नया कुछ नहीं है कर्नाटक में, वो सब है जो इस देश की जनता पहले देख चुकी है। मैं एक बार फिर वीरेंद्र शर्मा जी के पास में जाना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, यहां राहुल गांधी ने जब ये सारा कुछ हुआ येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद दिल्ली में मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने आरोप लगाए हैं बीजेपी आरएसएस नरेंद्र मोदी पे, अमित शाह को हत्या के आरोपी भी बताए हैं उन्होंने।
देखिए, राहुल गांधी की ओछी राजनीति सबके सामने आ चुकी है कि कर्नाटक के हार के बाद मैंने पहली बार देखा अपने राजनीतिक जीवन में कि कोई पार्टी हार के बाद भी खुशियां मना रही है, लड्डू बांट रही है। पहली चीज, अभी कांग्रेस के मित्र कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी के लिए, तो मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, वह पूरे विश्व में किस प्रकार जय जयकार हो रही है वो आप भी देख रहे हैं, और उसके परिणाम है कि हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती जा रही है। कांग्रेस केवल 3 स्टेट में सिमट कर रह गई है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि किस प्रकार से वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत विश्व की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तो ये सब साबित कर रहे हैं कि परिणाम केंद्र सरकार किस प्रकार से अच्छा कार्य कर रही है। तो आप ये कहने का अधिकार खो चुके हैं क्योंकि आपकी सरकारें हर राज्य से जा चुकी है, आप केवल 3 राज्यों तक सिमट चुके हैं, यानी कि देश की जनता ने आपको नकार दिया है। और यहां भी कर्नाटक में भी कर्नाटक की जनता ने आपको नकारा है। आप ये देखिए कि किस प्रकार से कर्नाटक में किसान नेता का किस प्रकार से आज वो हुआ है। किसान और कुमार स्वामी क्या है, वो बनेगा लड़का है क्या? आप ये देखिए, विधानसभा चुनावों के दौरान जो पार्टियां आपस में जहर उगल रही थी, सिद्धारमैया देवगौड़ा जी के खिलाफ किस प्रकार जहर उगल रहे थे, वो उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। हॉर्स ट्रेडिंग ये है कि आपकी पार्टी, और आप ये देखिए विगत राजस्थान में क्या था, राजस्थान में गहलोत जी की सरकार थी, उन्होंने क्या किया था, बसपा के एमएलए को बना के सरकार नहीं बनाई क्या? वो वसुंधरा जी को बरी किया और क्या किया, अच्छा किया, जेल में होती। मैं कहना चाहता हूँ आपसे, मैं शादी को मैं गवाऊँ इसमें, मैंने प्रश्न उठाया। वसुंधरा जी जननेता हैं, जो कह रहा हूँ जननेता, वसुंधरा जी जननेता आज भी जननेता है। उसके खिलाफ अध्यक्ष बना रहे हैं बहुत जल्दी, कल परसों तो सुन लेना। खैर चलिए, पहले आप अपनी पार्टी को संभालिए, पहले आप अपनी पार्टी को संभालिए। आप इस पर नहीं कर पा रहे। नहीं जाना चाहूंगा कौन किसको अध्यक्ष बनाते हैं, कौन मुख्यमंत्री, ये कोई इशू नहीं है हमारा मुद्दा भी नहीं है। देखिए, ये हमारा मुद्दा जो है कर्नाटक सीमित रहना चाहते हैं। मैं एक विषय और कहना चाहूंगा इस प्रकार, ये कि सैद्धांतिक व्यवस्था है राज्यपाल की हमारे यहाँ पे। राज्यपाल अपने विवेक अनुसार राज्य में कौन स्थायी सरकार दे सकता है, राज्य में कौन स्थायी सरकार दे सकता है, उसके अनुसार निर्णय करता है। उन्होंने राज्यपाल ने जो सामने था, उनके सामने की स्थायी सरकार कौन दे सकता है, उन्होंने वैसा निर्णय किया। गाँव बताएगा राज्यपाल, राज्य को गाँव बताएगा। लार्जेस्ट सिंगल पार्टी को कई बार लोगों ने बुलाया, मैंने वही कहा कि नया कुछ नहीं हो रहा, वही सब कुछ हो रहा है जो पहले कांग्रेस कर चुकी है। बस यहाँ अंतर इतना है कि बीजेपी ने हमेशा इसका विरोध किया है, बस ये अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। रामनारायण जी, पहले ऐसा हो चुका है, हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं। आज अगर बीजेपी को तकलीफ हो रही है इन सब चीजों से, मैं वही कह रहा हूं, हमने एक दिन पहले भी यही बात की थी। अगर कांग्रेस को तकलीफ होती है तो बीजेपी के साथ मिलकर, बीजेपी को तकलीफ हो रही तो सब पार्टियों के साथ मिलकर के एक गाइडलाइन फिक्स करनी होगी कि ऐसा अगर हो तो हमें क्या करना चाहिए। और ये सभी तभी संभव है जब आप लोग सब बड़प्पन दिखाएंगे, आप बैठेंगे एक जाजम पे चर्चा करेंगे। अदरवाइज इसी तरह से चर्चाएं होती रहेंगी, गवर्नर अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे, कभी अति इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आना पड़ेगा। फिर कभी जिसके पक्ष में अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता है तो ये कहा जाएगा कि अपने अपनी लिमिटेशंस में रहना चाहिए, उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए, सबके अपने राइट से। तो मुझे लगता है कि यह बहस का मुद्दा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट एक न्याय का मंदिर है। आखिर जब किसी को लगता है कि मेरे अधिकारों का हनन हुआ है तो उसकी दहली तक जाते हैं और उसके बाद जो परिणाम सामने आते हैं। कर्नाटक का परिणाम अगर ये 14 दिन के मैंडेट पे होता तो शायद हो सकता तस्वीर कुछ और होती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 4 बजे शनिवार का जब समय दिया तो उससे स्थितियां बदली हैं। एक बार फिर सुमित्रा सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। मैडम, कुछ स्थितियां बदल सकती थी अगर 14 दिन का यही समय होता? लगता नहीं है कुछ होता, क्योंकि होता तो अभी हो जाता। 2 दिन का टाइम था जी। मतलब इस बात के लिए कर्नाटक के विधायकों को बधाई देना चाहूंगी कि वो सब अपने निर्माण करें और स्टेडियम में नहीं आए। जी जी। इसलिए लगता नहीं है कि यदि समय मिलता तो भी ऐसा होता, क्योंकि दोनों ने कब्जे कर लिए थे। जेडीएस ने भी कब्जे कर लिए थे अपने विधायकों को और कांग्रेस के भी कब्जे में थे, तो कहां से होता सब कुछ, कहां टूटते जी। यही होता, नतीजा तो यही आता। 3 विधायकों को लास्ट में पुलिस के जरिए होटल से लाया गया बेंगलोर से, जिसमें 2 कांग्रेस के विधायक थे, एक बीजेपी के थे, और बाकायदा मना कर दिया गया कि नहीं यहां पे नहीं है। फिर जब डीजीपी को खुद को जाना पड़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के यहां भी आदेश थे कि पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया कराई जाए, डीजीपी को बाकायदा पाबंद किया गया। और जब होटल में गए तो तीनों विधायक वहीं पे मिले। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए। चुनाव
सरकार बनाना सब कुछ नहीं होता है। इतिहास कुछ ऐसी चीजें हम लोगों के लिए छोड़ के चला जाएगा जिसमें आने वाली पीढ़ी कभी जवाब नहीं दे पाएगी। आज रामनारायण जी को तकलीफ हो रही है, लेकिन कांग्रेस के खोदे हुए गड्ढे या वो एक रूट लाइन जो बना दी गई थी, बीजेपी उसी पे अपनी साइकिल चला रही है। विमान बन रहे हैं, फाइटर अपनी साइकिल उसी पे चला रही है। देखिए ये तो बहुत खुशी की बात है, ये तो खुशी की बात है कि देश में 74 में अणु विस्फोट हो गया, आप 80 उसको 98 को गिना रहे हो। बड़ी खुशी की बात है कि चले हर सरकार ने इसको आगे बढ़ाया, इससे तो खुशी की बात है, ये होना चाहिए। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो तकलीफदेही जो बात होती है उसका सोल्यूशन ढूंढिए कि अगर त्रिशूल को विधानसभा बनती है तो उसमें क्या किया जाना चाहिए, उसमें क्या किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी सरकार बनती है तो सही कदम है, अगर दूसरे की सरकार बनती है तो बिल्कुल गलत कदम है। चलिए मैं छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। सरकार बनाने का लालच ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं कर्नाटक के हाई प्रोफाइल उस पॉलिटिकल ड्रामे की जिसमें नया कुछ नहीं है, लेकिन स्थितियां बदल गई। बस आप ये समझ के चलिए कि कैरेक्टर जो है उनके चेहरे बदले हैं, हालात सब कुछ वही है। इस मुल्क ने पहले भी ऐसे घटनाक्रम देखे हैं, नई बात कुछ नहीं है। सियासी हलकों के लिए कुछ नयापन आ सकता है। चलिए एक बार फिर मैं सुमित्रा सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। मैडम आपसे मैं जानना चाहूंगा कि परिस्थितियां जो बदली हैं वहां पे, मोदी जी के खिलाफ कांग्रेस ने जेडीएस का सहयोग किया और जबकि चुनाव से पहले जो भी स्थितियां रही हैं एक दूसरे को जम के कोसा, बात वो नहीं है। हम पहले कह चुके हैं कि सत्ता प्राप्ति सबसे बड़ी एक हमारी लालसा रह गई है। वो सभी राजनीतिक दलों का एक ही हाल है, इसमें हम केवल बीजेपी को दोष दें, सभी पोजीशन वही है। आज कांग्रेस की भी वही देखा जाना चाहिए कि जेडीएस को आगे करने का मतलब है बीजेपी को रोकना। अब आगे की अगर हम बात करें सियासी जो समीकरण बैठ सकते हैं तो क्या माना जाए इसे, कुछ ऐसी पार्टियां आ सकती है जैसे मायावती ने अभी स्टेटमेंट दिया है कि भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की थी और बिल्कुल ये होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सबको स्वागत करना चाहिए कि स्थितियों को लोकतंत्र की रक्षा की है। कुछ ऐसी हैं चीजें इसे बदल सकती हैं, कुछ समीकरण बदलेंगे राजनीति के अब देश में, क्योंकि एक दो धड़े एक साथ जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश में मायावती अखिलेश जुड़ रहे हैं, तो एक ये क्या मुहिम खड़ी हो सकती है नरेंद्र मोदी को 2019 को रोकने के लिए? अपोजिशन तो करेगा पूरी कोशिश, अब मोदी जी रुक पाए न रुक पाए ये जनता पे है जी। क्योंकि अभी जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में तो लोगों ने इस बात को नहीं माना है जी। उनका तो अभी भी यही कहना है कि भाई मोदी जी जो है वो 80% लोग तो यही कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं जी। मोदी जी ने विदेशों में भी जिसे कहना चाहिए अपने नाम कमाया है जाकर के अलग अलग जगह। अब 7 साल भर पढ़ा है, देखिए साल भर में क्या होता है जी जी। क्योंकि अभी जिस तरह से जेडीएस और कांग्रेस साथ में जुड़े हैं, राहुल गांधी का बयान आया, राहुल गांधी ने प्रेस ब्रीफिंग की है, लेकिन राहुल गांधी चुनाव से पहले जो समीकरण बैठा सकते थे उसमें भारी चूक की उन्होंने। यही जेडीएस के साथ पहले समझौता हो सकता था। मुझे लगता है कि ना गवर्नर की भूमिका पे सवाल उठते, ना सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता। ये एक बड़ी चूक कह सकते हैं कांग्रेस की। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी चूक है। यदि उस समय समझौता हो जाता तो बीजेपी 40-45 सीटों पर सिमट जाती जी। तो राहुल गांधी की भूमिका तो उस वक्त होती है, आज राहुल गांधी का कोई बड़ी भूमिका मुझे नहीं लगती है कि अब तो केवल एक बीजेपी को रोकने के लिए आपने अलायंस किया, ये मान सकते हैं। राहुल गांधी की भूमिका तो तब होती है जब चुनाव से पहले आपकी लीडरशिप में आप बहुमत दिला करके कांग्रेस को आगे लेकर के आते। अब तो चुनाव के बाद की परिस्थितियां हैं जिसमें समझौता हुआ है, लेकिन वो मोदी जी को रोकने के लिए किया जी जी। ये तो परिस्थिति अवश्य ऐसा हुआ कि आपने मुख्यमंत्री का लालच दिया कुमारस्वामी को, और मुख्यमंत्री का लालच अगर कोई किसी को भी देगा तो क्यों ना आएगा, मीठा पतासा कौन थूकना चाहेगा उसको। ये स्थितियां बनी है। रामनारायण जी आपके पास आना चाहूंगा कि राहुल गांधी आज कह रहे हैं, नैतिकता की बात कर रहे हैं कि नैतिक पतन हुआ है, लोकतंत्र की हत्या की है बीजेपी ने, गवर्नर की भूमिका पे सवाल उठा रहे हैं, सारी चीजें, लेकिन राहुल गांधी साहब अपनी चूक स्वीकार नहीं कर रहे हैं। चूक तो किसने पूछी भी नहीं, वो क्या कहते हैं, उनके मन में क्या था, क्या नहीं पूछने की आवश्यकता नहीं है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। नहीं कर भी सकते थे, नहीं कर सकते थे, उन परिस्थिति अलग थी, आज की स्थिति अलग है।
राहुल जी आज की स्थिति के मुताबिक बोल रहे हैं और ये उनका बहुत सही कदम है कि उन्होंने, क्योंकि खुद की पार्टी का बहुमत नहीं है, तो बड़ा दिल दिखा करके उसको कुमार स्वामी को समर्थन दिया है और ये होना चाहिए था। बड़ा दिल नहीं, मोदी जी को रोकने के लिए नहीं, मोदी एग्जैक्टली नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए अलायंस किया है ये। वो अपने आप रुक गए, वो तो रुक गए, सीधी सी बात है, वो अपने आप रुक गए, इसमें कोई चले रुक गए। देखिए तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारा। केवल अपने आप बहुमत नहीं होने से बड़ा दिल दिखा करके कुमार स्वामी को समर्थन दिया। अच्छा कदम था, सही कदम है और सराहनीय कदम है। चले उस वक्त तो राहुल गांधी साहब का बड़ा कदम हुआ कि जब आपने जनता दल एस को सहयोग किया, तो आज येदियुरप्पा का बड़ा दिल क्यों नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए? येदियुरप्पा का बड़ा दिल स्वीकार क्यों नहीं किया जाना चाहिए कि उन्होंने फ्लोर टेस्ट से पहले अपना इस्तीफा दे दिया? तो ये भी एक नैतिकता की बात कही जाएगी। अनैतिक तरीके से ली सत्ता गई। नहीं, ये अनैतिकता कैसे कह सकते हैं अपन? किस आधार पर अनैतिकता कह सकते हैं? खरीद फरोख्त करने की कोशिश करी, अनैतिकता हुई, वो गलत था। जी, उनका स्वीकार करना गलत था, गवर्नर का डिसीजन गलत था। सही विवेक का मतलब ये नहीं होता है कि साफ दिख रहा है बहुमत, वो कैसे साबित करेंगे सर? लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है ये बहुमत होते हुए भी। जी, सुमित्रा सिंह जी जवाब देंगे इस बात का, बहुमत होते हुए भी किसी राजनीतिक दल को रोका जाता है? मैं इनके सामने अर्ज कर रहा हूँ, ये लार्जेस्ट पार्टी का प्रश्न नहीं था। यहाँ लार्जेस्ट जो संख्या थी वो कुमार स्वामी के कांग्रेस के पास हो गई थी। उन्होंने पत्र पहले सौंपते थे, पत्र पहले नहीं सौंपते तो बात अलग। निखर देखिए, यहाँ एक बात मैं आपकी से सहमत हूं कि गवर्नर से पहले संपर्क किया कांग्रेस ने, टाइम नहीं दिया गया कि अभी काउंटिंग जारी है, तब तक तस्वीर नहीं होगी, तब तक मैं नहीं बुलाऊंगा। एक बात सुनिए, नहीं, वो बात नहीं। गवर्नर ऐसा कह सकता है कि काउंटिंग चल रही है, अभी मैं नहीं किसी से बात करूंगा। जनता दल एस ने संपर्क किया, 5:30 बजे का टाइम दिया। येदियुरप्पा ने संपर्क किया, उन्हें 5 बजे बुला दिया गया। 5 बजे उन्होंने उनको बुलाया, उन्होंने कहा कि मैं सरकार बनाने का दावा पेश कर रहा हूं और मेरे पास से मैं फ्लोर पे जब भी बात आएगी तो मैं बहुमत साबित कर दूंगा। ये बात हुई थी 5:30 बजे 15 मई को। ये सारा वाक्य होता है क्योंकि सत्ता की गाड़ी निकल ना जाए, इसमें कोई पीछे नहीं रहना चाह रहा था, इंतजार नहीं किया किसी ने भी। इधर कांग्रेस ने यह देखा कि मोदी को रोकना है, बीजेपी को रोकना है, तो तुरंत जनता दल एस को आप पकड़िए। राहुल गांधी जी ने गोवा के एक्सपीरियंस को पूरी तरह से जहन में उतारा और किसी तरह के रिस्क नहीं ली। राजस्थान के जादूगर को भी वहां पे भेजा, गुलाम नबी आजाद को भेजा, बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों को भेजा और किसी तरह की रिस्क किसी तरफ से भी नहीं ली गई। अशोक गहलोत एक बार फिर यह कह सकता हूं कि अच्छे पॉलिटिशियन वहां साबित हुए, उन्होंने किसी भी तरह की कोई ढील नहीं दी। गोवा के इतिहास को दोहराया नहीं गया। यहां जैसे कहा जा सकता है कि एक पल भी किसी को नहीं छोड़ा गया और हुआ वही जो होना चाहिए था वो हुआ। तो इसमें गवर्नर की भूमिका को जो आप सवाल उठा रहे हैं, बस ये हो सकता है कि येदियुरप्पा ने बाद में संपर्क किया, उन्हें पहले बुलाया गया। आप कह रहे हैं जनता दल को बुलाना चाहिए था पहले, जो गया पहले उसको पहले बुलाना। पहले लाने का क्या मतलब हुआ? जिन्होंने समय मांगा, पार्टी थी, समय मांगा, उनसे बात करना चाहिए था। एक पार्टी विशेष है, 3 पार्टियां थी। जब गवर्नर को पता चल गया था, रिपोर्ट्स आ गई थी, गवर्नर देखिए वैसे तो सरकारी कमीशन के हमें याद आएगी एक बार के लिए। यहाँ पे सरकारी कमीशन में लिखा हुआ है कि प्री पोल अलायंस अगर मेजोरिटी में है बात की बात, आप उसको बुलाइए, बिल्कुल, वो दोनों शामिल नहीं होते तब प्रेफरेंस उसको दिया जाएगा। बिल्कुल वो का नंबर 1 सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, नंबर 2 प्री पोल अलायंस, और अगर उससे भी नहीं बैठता है तो राष्ट्रपति शासन से बचाने के लिए पोस्ट पोल अलायंस को भी दिया जा सकता है। लेकिन यहां पे कुछ स्थितियां गलत देखें, युवा भूमिका में देखें, क्योंकि गवर्नर देखें परंपरा निभा रहे हैं। गवर्नर ने वही सब कुछ किया है कि पहले भी ऐसा हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट में 10 सप्ताह बाद में जब सारी चीजें होंगी, 7 सप्ताह बाद का जो समय दिया है गवर्नर की भूमिका को लेकर के, तो सरकार का जो जवाब पेश होगा उसमें यही होगा कि गवर्नर ने, ये नजीर चलती है वहां पे, नजीर पहले की भी दी जाएंगे कि बहुमत इस पार्टी के पास में था, पहले ऐसा हुआ, गवर्नर ने विशेष विवेकाधिकार है, वो अपना ऐसा कर सकते हैं। खैर चले, वीरेंद्र शर्मा जी इस वक्त खामोश बैठे हैं, जरा हम इनसे भी बात कर लेते हैं। मैं आपको राहुल गांधी की वो बयान में एक बार जरा सुनाना चाहूंगा और उसके बाद आपसे मैं जवाब लूंगा। जरा एक बार सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, वो जरा एक बार सुनिए। कर्नाटक के येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद राहुल गांधी फ्रंट में आए, उन्होंने मीडिया से बात की और मीडिया से बात करने के दौरान क्या कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी, भाजपा और आरएसएस, अमित शाह जमकर बरसे हैं राहुल गांधी, जरा सुनिए। खुलेआम प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने कांग्रेस पार्टी
और जनता दल के लेजिस्लेटर्स एमएलएज को खरीदने की कोशिश की है। टेप रिकॉर्डिंग्स सबके सामने है। प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मगर सच्चाई है कि प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं और एक प्रकार से प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार हैं। तो चलिए, प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं। सीधा राहुल गांधी का हमला है। राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पे भी निशाना साधा है, साथ ही अमित शाह को कहा है कि हत्या के आरोपी हैं। वीरेंद्र शर्मा साहब, आपके पास में जाऊंगा। आपने खुद ने सुना राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। 3 राज्यों में सिमटती हुई कांग्रेस के अध्यक्ष की बौखलाहट सामने आ रही है और जिस प्रकार के वे बातें कर रहे हैं, एक ओछी राजनीति की बातें हैं, क्योंकि देश की जनता देख रही है कि भ्रष्टाचार किसने किया था और उस भ्रष्टाचार के कारण ही आज कांग्रेस की हालत यह हो गई है। पहली बात। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहूंगा, अगर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा ही करना होता तो वह विश्वास मत हासिल कर लेती। अगर उन्हें खरीदने ही होते तो वोट खरीद के और विश्वास मत हासिल कर लेती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नैतिकता के आधार पर किसी को कोई लालच नहीं देकर और माननीय येदियुरप्पा जी ने अपना इस्तीफा वहां दिया है और मैं सोचता हूं कि एक लोकतंत्र के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। राज्यपाल जी ने जैसा स्वविवेक के अनुसार जो निर्णय किया उसका भारतीय जनता पार्टी ने उसे स्वीकार किया है और उसी के आधार पर सदन में अपना बहुमत साबित करने की कोशिश की। उन्होंने नैतिकता के रूप से आह्वान किया था वहां के विधायकों का कि वो किसान नेता का समर्थन करें, भारतीय जनता पार्टी के अच्छे शासन के लिए समर्थन करें। जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने समर्थन नहीं किया। वो कांग्रेस के नेताओं ने कर्नाटक की जनता का अपमान किया है। कर्नाटक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार विजय बनाकर सदन में पहुंचाया, उसका अपमान कांग्रेस के पदाधिकारियों ने, कांग्रेस ने और वहां की जदयू ने किया है। चलिए सुमित्रा सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा। एक तो नैतिकता की बात आज भी राजनीतिक दल सब करते हैं, अपनी विचारधारा की बात करते हैं कि हमारे यहां नहीं होता, उनके यहां पे ऐसा होता है। जब मालूम है सबके कि कांच के बने बंगले हैं, फिर भी पत्थर क्यों फेंक रहे हैं हम लोग। ये सब चीजें जो है, नैतिकता कहीं बची है देश की राजनीति में। मैं आपसे जानना चाहूंगा। यही तो परेशानी का कारण है, यही तो परेशानी है कि कांच के महल में बैठे हुए हैं लेकिन पत्थर सब फेंक रहे हैं। यही तो परेशानी है। जैसा कि आपने सुझाव दिया था, मैं भी मानती हूँ इस बात को कि सारे ही दलों को बैठ करके और कुछ मापदंड तय किए जाने चाहिए कि जिनसे नीचे तो नहीं उतरा जाए। और इस हिसाब से मैं मानती हूँ कि गवर्नर साहब ने अपने विवेक से जो समय दिया उसमें गलती उन्होंने एक ही की, 15 दिन का समय नहीं देना चाहिए था। बाकी लार्जेस्ट सिंगल पार्टी को बुलाया, कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन वो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने किया है, कहा है 24 घंटे 2 दिन का टाइम देते। 2 दिन का टाइम दे सकते थे, आप 3 दिन का दे सकते थे कि आप जल्दी से करिए। कहां से 15 दिन का टाइम दे दिया, ये गलत था उनका। बाकी तो आज दिन तक बुलाते रहे सिंगल पार्टी। संस्कार होगा गवर्नर। नहीं, बात देखिए ये नहीं है। वो बात ये है कि गवर्नर को अधिकार है, गवर्नर बुला सकता है। गवर्नर ने कुछ नहीं किया, सरकार या कमीशन की रिपोर्ट को भी फॉलो किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बुला सकते हैं वो, इसमें रूल्स का कोई वायलेशन नहीं है। लेकिन मैंने तो पहले भी कहा, अगर तकलीफ देगी अगर कोई बात होती है, हमें अगर लगता है कि लोकतंत्र के मूल्यों की याद तब आती है जब हम पिसते नजर आते हैं और जब हम सत्ता के मद में डूबे होते हैं, तो उस वक्त नैतिकता बिल्कुल हमारे कदमों के नीचे होती है। मुझे लगता है कि यह अहंकार सबको त्यागना होगा, राजनीतिक दल बेशक कोई से भी हो। आज बीजेपी सत्ता में है, उसे लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो नैतिकता है। ठीक इसी तरह से कांग्रेस को भी वो नैतिकता लगती थी। हम फिर कहते हैं आप लोगों से कि नैतिकता बनाइए। नैतिकता के लिए किसने रोका है? नैतिकता बहुत बड़ा एक वो हथियार है, वो एक आधार है, वो गाइडलाइन है जो स्वतः चलती है। जैसे तो फिर आज विधानसभा में निर्णय कुछ भी होने लगेंगे, पार्लियामेंट में निर्णय कुछ भी होने लगेंगे, तो मुझे लगता है कि फिर हम नैतिकता, किस नैतिकता की बात करेंगे? तो नैतिकता तो मुझे लगता है कि तो राजनीतिक दलों को तय करना है कि वर्तमान में नैतिकता किसी की बची है। जब सब कुछ डूबता जा रहा है तो कुछ तो बचाइए, उसके लिए सबको एक साथ आना होगा। कम से कम जब डूबते वक्त कई बार जो तिनका है वो सहारा दे देता है। अब मुझे लगता है कि सबको अहंकार त्याग करके, अहंकार शब्द इस वजह से कहता हूं कि जब हमें लगता है हम सत्ता में होते हैं तो जो कुछ हम कर रहे होते हैं सही होता है, और जैसे ही हम पीछे चले जाते हैं फिर लगता है कि हमारे साथ बहुत ही परेशानी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ही रास्ता दिखाए। रास्ता तो आप लोगों को दिखाना चाहिए, नियम कायदा आप बनाइए, सुप्रीम कोर्ट तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये जो सब चीजें हैं, मुझे लगता है कि
इन सब चीजों को बनाए रखने की आवश्यकता है। चलिए, मायावती ने भी कहा है कि बीजेपी अल्पमत में है और लोकतंत्र की हत्या से सुप्रीम कोर्ट ने बचाया है, और वहां एक बड़ी हार बता रही है मायावती बीजेपी की। खैर चलिए, ये तो बयान है, सियासी बयान है। जैसे मैंने सुमित्रा सिंह जी से भी कहा था कि अब कुछ चीजें सामने और आ सकती हैं, क्योंकि कर्नाटक के समीकरण है 2019 पे कितना असर डालेंगे ये तो एक बड़ी अलग बात होगी। अभी वीरेंद्र जी एक बात कह रहे थे, मैं एक बात जानना चाहूंगा वीरेंद्र शर्मा साहब, कि जहां पे 2014 मई के बाद, इसमें कोई संदेह नहीं है कि काफी राज्यों में बीजेपी की सरकार आई है, और देश में पहली बार बीजेपी की सरकार इतने राज्यों में बनी है। नॉर्थ ईस्ट हो चाहे साउथ के राज्य हो, महाराष्ट्र में कई जगह आपकी सरकार बनी है, बिल्कुल सही है, बनी है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जनाब, ये वो राज्य हैं जहां पे गैर भाजपाई सरकारें रही हैं। मुझे लगता है कि जो असली चुनौती होगी वो तो अब आएगी। मैडम, आपके पास एक बार फिर आना चाहूंगा कि चुनौती अब कही जा सकती है। जो 3 राज्य हैं जहां भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, क्या मानी जा सकती है कि बीजेपी को असली चुनौती तो अब है? अब परीक्षा की घड़ी है कि क्या वास्तव में सरकार रिपीट करा पाएंगे। करा पाते हैं तो 2019 में निश्चित रूप से मोदी लहर 2014 की रहेगी नहीं रहेगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बड़ी कामयाबी का एक प्लेटफॉर्म मोदी जी को मिलेगा, ये कहा जा सकता है। क्योंकि परीक्षा की घड़ी तो मुझे लगता अब है। अब तक गैर भाजपाई जो सरकारें थी वो गई हैं, लेकिन इसमें बड़ी कामयाबी मैं कह सकता हूं। लेकिन परीक्षा की चुनौती तो अब होगी। अगर एक राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य अगर लूज करती है बीजेपी, तो कहा जाएगा कि देश में एंटी इनकम्बेंसी है। जिन राज्यों में जिस पार्टी की सरकार है उन्हें जनता खारिज कर रही है। फिर राजनीतिक दलों को एक सोच डेवलप करनी पड़ेगी कि ऐसा क्या हो रहा है कि हर सरकार को खारिज किया जा रहा है। आपसे मेरा सवाल है ये। ऐसा है, एंटी इनकम्बेंसी तो काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये सही बात है कि ये 3 राज्यों के चुनावों के परिणामों पर 2019 की लोकसभा का चुनाव बहुत कुछ निर्भर होगा। बिल्कुल, क्योंकि इन तीनों स्टेट के अंदर आप देखिए कि यहाँ पे पूरी की पूरी 25 की 25, आपके मध्य प्रदेश के अंदर 2 सीट के अलावा सारी, और छत्तीसगढ़ में शायद 1 सीट के अलावा सारी बीजेपी की है। तो आज के हालात के अंदर यहाँ कांग्रेस को इम्प्रूवमेंट होने की गुंजाइश है। 25 के 25 नहीं आएंगी। अभी जो थोड़े दिनों पहले सर्वेक्षण हुआ है उसमें कांग्रेस की यहाँ 12 सीट बताई है, 13 बीजेपी और 12 कांग्रेस, ये सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है। तो उस हिसाब से बहुत कुछ निर्भर करेगा इन 3 राज्यों के चुनाव परिणाम। और जहां बाई इलेक्शन हो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जो हमेशा से जीतते आ रहे हैं, उनको सीट वहां से लूज करनी पड़ी। कहां 4 लाख से जीते थे, कहां 1 लाख से हारना पड़ा। तो देखिए, ये सब चीजें वो है कि मुझे लगता है, देखिए व्यक्ति पे भी निर्भर करती है। बिल्कुल, ये सब बातें तो पर्सन पे भी निर्भर करती है। बहुत सारी चीजें हैं कि परिस्थिति, आपका कैंडिडेट, सारी चीजें जो होंगी वो होंगी। खैर चलिए, इस वक्त चंद्रबाबू नायडू का भी एक बड़ा बयान आया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में विश्वास करने वाले सभी लोग खुश हैं। इसके क्या मायने निकाले जाएंगे? चंद्रबाबू नायडू क्योंकि अलायंस में जुड़े रहे हैं और अब उनके साथ में आपसी मतभेद भी हुए हैं, और अभी फिर कहा उन्होंने कि जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं सभी खुश हैं। तो लोकतंत्र में विश्वास किसका नहीं है? यहाँ पे मैडम, किसका विश्वास नहीं है? सबका ये विश्वास जी, नहीं है। तो सभी खुश हैं इससे? सभी खुश है। नहीं, क्यों नहीं है? अगर लोकतंत्र में विश्वास नहीं होता तो येदुरप्पा इस्तीफा नहीं देते। इसलिए नहीं है, पार्टी तोड़िए। 8 दफा जो एमएलए जीता उसको स्पीकर का वो नहीं दिया, 3 दफा वाले को दे दिया। ये गवर्नर की 5 बार वो बहुत क्या बात है। खैर मैं मानता हूँ किया जा सकता था ऐसा, जो सबसे सीनियर उसको दिया जा सकता, लेकिन प्रोटेस्ट जाना चाहिए, दिया नहीं जा सकता। जिसको स्पीकर बनाना होता है उसे टोटम नहीं बनाते। मुझे नहीं बनाया था, आई वाज सीनियर मोस्ट, तो उसको स्पीकर बनाना था क्या? बीजेपी का राज आना था। बात सुनो ना पहले आप। जो प्रोटम स्पीकर होता है, वो जो स्पीकर बनता है उसे प्रोटम नहीं बनाया जाता है, क्योंकि प्रोटम के उसमें कैसे बनेगा वो स्पीकर? तो वो स्पीकर थोड़ी बनता था। तो क्या पता आपको? तो कांग्रेस का था, आप तो बीजेपी की गवर्नमेंट हो तो वो उसको बनाना चाह रहे होंगे। तो बीजेपी गवर्नमेंट थी। हाँ, तो बीजेपी की गवर्नमेंट तो कांग्रेस वाले को बना रहे थे क्या बीजेपी वाले?
ओहो, गवर्नर की भूमिका को आप नहीं, देखिए, जब भूमिका पे आप बात ही नहीं कर सकते, जब विवेक अधिकार का बात आता है, सारी चीजें चली। देखिए, अब एक बात पार्टी है नहीं, रामनारायण जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि चले सीनियर होना चाहिए, बात वो नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट प्रोटेम स्पीकर को स्वीकार कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट हर चीज में देखा नहीं, सुप्रीम कोर्ट स्वीकार कर चुका है, तो अब तो हमें भरोसा रखना चाहिए कि जो कुछ हुआ सब ठीक हुआ और उसके बाद अब हालात सुधारने चाहिए। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप अब किस तरह से इस लोकतंत्र को लेके जाना चाहते हैं। कि आज इन्होंने अगर ऐसा कुछ किया है, कल आप भी ऐसा ही करेंगे, तो मुझे लगता है कि स्थितियां सुधर नहीं सकती। नहीं करना चाहिए किसी को, पार्टी का प्रश्न नहीं, सैद्धांतिक बात होना चाहिए। जी, ये सैद्धांतिक भाषा बोलने वाले असैद्धांतिक बात कर रहे हैं, ये दुखदाई है, ठीक नहीं है देश के लिए। नहीं, यही क्यों कर रहे हैं? और सभी सैद्धांतिक बात तो सभी को करनी चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि जो कुछ हुआ उसमें ये स्पीकर वाला मामला भी शामिल है और 104 वाला मामला भी शामिल है। दो दलों ने मिलकर के जो बात करनी चाहिए गवर्नर से, इसमें गवर्नर की भूमिका भी शामिल है। इसलिए चंद्रबाबू नायडू का जो स्टेटमेंट है, सारी बातों को जोड़ करके दिया गया। सीनियर आदमी बिल्कुल सही बात। खैर चले, अब कांग्रेस जेडीएस की सरकार बनेगी और येदियुरप्पा ने गवर्नर को इस्तीफा सौंप दिया है। जेडीएस की नहीं, जेडीएस की बनेगी, जेडीएस को मिनिमम सपोर्ट रहेंगे। अभी भी आप ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री 38 लोगों में सरकार बनती है, फिर आप लोग पूरी तरह से साथ रहेंगे, सरकार बनाने जाए, लोकतंत्र। हाँ, नहीं, साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे, सहयोग करेंगे। वो लोग सरकार बनाने जा रहे हैं जो हार चुके हैं चुनाव। आपका मुख्यमंत्री स्वयं चुनाव हार गया और आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री बनेगा। एक सीट से भैरव सिंह जी सीट से हार गए थे, फिर भी आए ना यहाँ। आपकी सीटें कितनी कम हुई है, आप ये भी देखिए। खैर चलिए, ये कोई खुशी से चले, खुशी के लिए रास्ते निकाले जा सकते हैं। मोदी जी ने भी बिल्कुल 15 तारीख को शाम को कहा था कि जनता को बहुत मैं धन्यवाद देता हूं, एक बहुमत हमें दिया है और हम सरकार बनाएंगे। खैर चलिए, लोकतंत्र की चीजें हैं, ये लोकतंत्र में जो भी कुछ होता है एक दायरे में अगर रहे जो अलाउ कर सके। लेकिन मेरा एक वीरेंद्र शर्मा साहब आपसे सवाल है कि क्या वास्तव में ये सब कुछ तय की जानी चाहिए या फिर ऐसे रास्ते निकाले जाने चाहिए? ये जुगाड़ तंत्र नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र की तरीके से चलना चाहिए। आप हो चाहे ये हो, आज अगर ये कहें कितने सालों से रूल्स का वायलेशन कर दे, मीडिया उस वक्त कांग्रेस को भी जम के आईना दिखाता था, कहा करते थे। और मीडिया की भूमिका होती है एक सिर्फ कहने की, बाकी राजनीतिक दलों को तय करना है कि वो किस ओर लोकतंत्र को ले जाना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विश्वास लोकतंत्र में रहा है और यहाँ की सैद्धांतिक व्यवस्था में पूर्ण रूप से है। आप लोकतंत्र किसे कहना चाहेंगे? जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो लोकतंत्र है, जो केरल में हो रहा है वो लोकतंत्र है। क्या यह लोकतंत्र है कि वहां चुनाव हारने वाली कांग्रेस पार्टी, वहां पे चुनाव हारने वाली जदयू जिसको 37 सीटें मिली है, वो मुख्यमंत्री बनाने जा रही, क्या इसे लोकतंत्र कहेंगे? लोकतंत्र सभी के लिए समान है और मैं समझता हूं कि हम सभी को बैठकर एक अच्छे सुदृढ़ और सशक्त लोकतंत्र के लिए कार्य करना चाहिए और हम सभी को मिलकर एक ऐसा कार्य करना चाहिए कि हम विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनकर हम विश्व को दिखाएं। बिल्कुल होना तो यही चाहिए, लेकिन बस यह है कि सत्ता की लालसा नहीं होगी तो ठीक है। चलिए, तेजस्वी बोल चुके, धनबल को की जगह जनमत की जीत हुई है, अखिलेश यादव का बयान है और नैतिक रूप से इस्तीफा केंद्र सरकार को भी देना चाहिए। अब मैंने जैसे पहले भी कहा कि अब वो दल साथ आगे आने की कोशिश करेंगे कि जो नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए, मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, सुमित्रा सिंह जी, रामनारायण जी इस बात के प्रत्यक्ष गवाह हैं, प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं कि समय चक्र घूमता है, कैरेक्टर जो होता है उसका फेस बदल जाता है। आज जो कुछ सामने दिखाई दे रहा है, एक वक्त ऐसा रहा था कि इंदिरा गांधी को रोकने के लिए गैर कांग्रेसी दल एकजुट हो रहे थे। आज तस्वीर बदल रही है, नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए दूसरे दल एक हो रहे हैं। क्या ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये समय का पहिया घूम रहा है और सारी चीजें वो ही हो रही हैं? मैडम, ये कहा जा सकता है कि इंदिरा गांधी का जो दौर था उसे रोकने के लिए सारे दल एकजुट हो रहे थे और मोदी को रोकने के लिए सब एक होते नजर आ रहे हैं। पहले यशवंत सिन्हा जी का सुना दो ना, बीजेपी के नेता है। चलिए, यशवंत सिन्हा जी का भी मैं बता दूंगा। मैं एक बार सुमित्रा सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। जी मैडम, कि समय का चक्र घूम रहा है, अभी ये कह सकते हैं। सही बात है, उस वक्त भी ऐसा ही था कि इंदिरा गांधी के खिलाफ सारी पार्टियां एक हो गई थी। आज उसी तरीके से सारी पार्टियां नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए हो गई। बिल्कुल, अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे तेजस्वी यादव हो,
सभी के बयान ये। हाँ, वीरेंद्र शर्मा इस बीच कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैं यही कहना चाहूंगा, विपक्षी पार्टियां कितनी भी कोशिश कर ले, यह विकासवाद और राष्ट्रवाद का अश्वमेघ रथ है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकासवाद का यह रथ है जो किसी से रुकने वाला नहीं है। जी रामनारायण जी, जब भी तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो ठेकेदार जो उनके मिलने वाले थे वो 48 आदमी मर गए। इतना करप्शन मैंने कभी नहीं देखा। मतलब करप्शन तो आपने भी देखा है, करप्शन तो देखा आपने भी। कांग्रेस अगर करप्शन की बात नहीं करे तो बहुत अच्छा होगा। और आप ये देखिए, आप जिस प्रकार से बात कर रहे थे कि यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही थी कुछ देर पहले, यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही थी। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार विकास के आधार पर कार्य हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन तीनों राज्यों में पुनः बनेगी, जिस प्रकार गुजरात में बनेगी। गुजरात में आपके जादूगर ने बहुत कोशिश की, क्या हुआ वहां पे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनी है। ठीक इसी प्रकार से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यह भारतीय जनता पार्टी को नहीं, पूरे देश को विश्वास है, क्योंकि देश किस प्रकार से कर्नाटक में जिस प्रकार से कमल खिला है, हर राज्य में जिस प्रकार से कमल खिलता जा रहा है और कांग्रेस मुक्त भारत होता जा रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय होने जा रही है। समय का अभाव है। खैर, हम यही कहना चाहेंगे कि नैतिक मूल्यों का पतन ना होने दे, लोकतंत्र की रक्षा के लिए सत्ता की लोलुपता को सर पे ना चढ़ाएं, नहीं तो हालात वो होंगे कि आज जिनको तकलीफ हो रही है कल उनके लिए भी तकलीफ का विषय बन सकता है। खुश होने की बात नहीं होती है। सत्ता के मद में कोई पार्टी हो, इतना नहीं डूबना चाहिए कि हमारे मूल्यों को भी हम भूल जाएं। और चले, स्थितियां राजनीतिक दलों को सुधारनी होगी और सैल्यूट करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि जो कुछ स्थितियां हैं, कम से कम एक नजीर के रूप में आगे भी कहा जा सकता है कि ऐसा होता है तो रोकने के लिए एक दूसरा मजबूत स्तंभ भी है जो किसी की मनमानी नहीं होने देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद। ऐसा है ये आपको